दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए तुलनात्मक राजनीति यानी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। विशेषकर ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले जीआईसी प्रवक्ता और माध्यमिक शिक्षा द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं तुलनात्मक राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न एक बनता है तुलनात्मक राजनीति में कि तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रणी विचारक कौन है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का जो अग्रणी या अग्रगामी विचारक कौन है। सबसे पहले जिसने तुलनात्मक जो है राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास किया था, तो आप जान लीजिए दोस्तों, सही उत्तर है अरस्तु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलनात्मक राजनीति का जो अग्रगामी विचारक है वो अरस्तु है और तुलनात्मक राजनीति के प्रथम अग्रणी विचारक अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने कुल 158, ये संख्या याद रखिएगा, 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। अरस्तु ने अपनी अध्ययन पद्धति या अपनी पुस्तक लिखने के क्रम में 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यूनान के लिए अपेक्षाकृत बेहतर शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति का अग्रणी विचारक अरस्तु को माना जाता है और इन्होंने एथेंस के संविधान या राजनीतिक व्यवस्था के लिए 158 देश यानी 158 कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया था। दूसरा प्रश्न है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण। देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से। सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किस विचारक के द्वारा किया गया था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अरस्तु प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारक हैं। इन्होंने सबसे पहले सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और अरस्तु के जो वर्गीकरण का आधार था वो ये था कि क्या किसी देश में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, गिने चुने लोगों के हाथ में रहती है या फिर बहुत सारे लोगों के हाथ में रहती है। और अरस्तु का ध्येय इस वर्गीकरण के आधार पर एक आदर्श शासन प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करना था। अरस्तु से पहले आप जानते हैं कि प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में जो है एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद स्टेट्समैन में राजनीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण किया था, लेकिन अरस्तु को सबसे पहले वैज्ञानिक और व्यवस्थित वर्गीकरण का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखिएगा, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आइए देखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो तुलनात्मक राजनीति टॉपिक में पूछा जाता है। एक कथन है, मैं नोट कर रहा हूं, याद रखिएगा। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक यानी करेंट समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। विज्ञान का हृदय है। आप भी नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपसे पूछा गया है, एक कथन दिया गया है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है, एक विचारक हैं तुलनात्मक राजनीति के, एम कर्टिस। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा,
एम कर्टिस। दोस्तों सबसे पहले एम कर्टिस ने जो है ये कथन कहा है तुलनात्मक राजनीति के बारे में। और आप जान लीजिए कि तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। कानून निर्माण प्रक्रिया, शक्ति संरचना, शासन प्रणाली का अध्ययन इसमें किया जाता है। साथ ही साथ इसमें राजनीतिक विकास, सामाजिकरण, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण आदि का भी अध्ययन किया जाता है। और इसी के महत्व को देखते हुए एम कर्टिस ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी एक कथन है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है, यानी एवरीथिंग, या कुछ नहीं है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है, यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग और नथिंग। तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन आप याद रखिएगा, G.K. रॉबर्ट्स का कथन है कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तो इनका नाम, इन दोनों विचारकों का नाम जरूर याद रखिएगा। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन समसामयिक राजनीति विज्ञान का हृदय है, एम कर्टिस का कथन है। और तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ नहीं है, ये G.K. रॉबर्ट्स का कथन है। दोस्तों G.K. रॉबर्ट्स का शोध ग्रंथ है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। इसमें उन्होंने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति या तो सब कुछ है या कुछ नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं की दृष्टि से कि कौन सी तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। तुलनात्मक राजनीति की समस्या और कौन सी समस्या नहीं है। तो इसमें आपके 4 विकल्प रहेंगे। तो ऑप्शन है परिवृत्तियों की समस्या, धार्मिक मतभेद की समस्या, वैचारिक संरचना की समस्या और भाषा और संस्कृति की विविधता की समस्या। तो तुलनात्मक राजनीति की समस्या जो है कौन सी नहीं है, तो आप जान लीजिए धार्मिक मतभेद की समस्या जो है, धार्मिक मतभेद की समस्या ये तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तुलनात्मक राजनीति की मुख्य समस्या में परिवृत्ति या प्रत्ययों की रचना और परिभाषा, अमूर्तीकरण के स्तर पर वर्गीकरण, तथ्य एकत्रीकरण, मानकों, संस्थाओं और व्यवहार में अंतःसंबंध की समस्या, पृष्ठभूमि परिवृत्तियों की समस्या, ये सभी समस्याएं जो हैं ये तुलनात्मक राजनीति की समस्याओं में हैं। लेकिन धार्मिक मतभेद की समस्या तुलनात्मक राजनीति की समस्या नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में, देखिए तुलनात्मक राजनीति ऐसे लिख दे रहा हूँ, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो है पारंपरिक उपागमों में किसकी उपेक्षा हुई है, किसकी उपेक्षा हुई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में पारंपरिक जो उपागम है उसमें आनुभविक तथ्यों पर जोर नहीं दिया गया है। आनुभविक तथ्यों की जो है उपेक्षा हुई है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में। क्यों? क्योंकि तथ्यों के सुनिश्चित परिमाणन का अभाव रहा और पारंपरिक उपागम में सरकारों का अध्ययन, संस्थाओं के वर्णन और संविधानों की तुलना पर बल दिया गया है।
इसलिए तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जो पारंपरिक उपागम है उसमें आनुभविक तथ्यों की उपेक्षा हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ध्यान से ये वीडियो आप देखिएगा कि तुलनात्मक राजनीति का, ऐसे कर दे रहा हूँ, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति का जो उद्देश्य है वो आप जान लीजिए, इसमें दार्शनिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। दार्शनिक लक्ष्य यानी दार्शनिक गंतव्य। इसके अलावा वैज्ञानिक लक्ष्यों की प्राप्ति रहा है तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य में। और इसके अलावा देखिए व्यवहारिक उपयोग और शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य। शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य जो है, ये सभी तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्यों में शामिल रहे हैं। तो ऐसे 2-3 विकल्प दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य क्या है। तो इसमें दार्शनिक लक्ष्य, वैज्ञानिक लक्ष्य, शासन नीति के प्रयोग का लक्ष्य या उपयुक्त सभी, तो ये सभी ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के उद्देश्य में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक राजनीति जो है किसकी स्थापना नहीं करती है। तुलनात्मक राजनीति किसकी स्थापना नहीं करती है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स किसकी स्थापना नहीं करती है, किसकी स्थापना नहीं करती, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप जान लीजिए इसमें उत्तर होगा कि ये आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती। आदर्श राज्य की स्थापना का कार्य जो है वो तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत नहीं आता है। तुलनात्मक राजनीति में तथ्य आते हैं, इनको अपनाकर कोई शासन प्रणाली बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकती है। और तुलनात्मक राजनीति में अभी तक आदर्श राज्य का कोई स्वरूप नहीं प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति जो है विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभास में मदद करती है कि विश्व किस ओर जा रहा है या अग्रसर है। और एक और कि तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी से बेहतर या बदतर हैं, लेकिन ये आदर्श राज्य की स्थापना का कार्य नहीं करती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हैं आमंड और पावेल। गैब्रियल आमंड और पावेल। आमंड और पावेल जो हैं, इनके द्वारा आमंड और पावेल द्वारा एक उपागम दिया गया था जिसका नाम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अनुप्रयोग जो है किसका अनुप्रयोग था या किसका शुरुआत किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आमंड पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अनुप्रयोग किसका अनुप्रयोग था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग ये ईस्टर्न के डेविड ईस्टन एक विचारक हैं, ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था के ढांचे का अनुप्रयोग था। ढांचा यानी संरचना। तो याद रखिएगा,
आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था के ढांचा या संरचना का अनुप्रयोग था। आमंड ने ईस्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण, जो इनपुट आउटपुट एनालिसिस है, ईस्टर्न द्वारा प्रतिपादित है, तो ईस्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण को अधूरा माना और 1960 में द पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज के अंतर्गत ये तर्क दिया कि ये आगत और निर्गत तत्व राजनीतिक प्रणाली के कृत्य हैं। तो इस प्रकार आमंड और पावेल ने ईस्टर्न के आगत निर्गत विश्लेषण को आगे बढ़ाते हुए संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अनुप्रयोग का जो है वो आगे विस्तार किया। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लुसियन पाई तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हैं। लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 विशेषताएं कौन सी थीं? प्रश्न है आपसे कि लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं कौन सी थीं? तो ये आपको ये तीनों विशेषताएं याद रखनी चाहिए। ये क्या क्या हैं? समानता, दूसरा क्षमता और तीसरा है आपका विभेदीकरण। तो ये तीनों टर्म याद होने चाहिए। समानता, क्षमता और विभेदीकरण, ये लुसियन पाई के राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 विशेषताएं हैं। समानता का अर्थ ऐसा परिवर्तन जिसके अंतर्गत परंपरागत समाज के शासित लोग आधुनिक समाज में नागरिकों का दर्जा प्राप्त करने लगते हैं। क्षमता का अर्थ ये होता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक मामलों का प्रबंध, विवाद का नियंत्रण, जनसाधारण की नई नई मांगों का सामना करने के लिए राजनीतिक प्रणाली की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। और विभेदीकरण का अर्थ ये होता है कि राजनीतिक प्रणाली के विशिष्ट कृत्यों को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न और विशेष संरचनाएं उभर कर सामने आती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या है यहाँ पर देखिए। यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राजनीतिक संस्कृति या पॉलिटिकल कल्चर जिसको कहा जाता है, राजनीतिक संस्कृति, ये जो टर्म है इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसमें आपको बताना है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हैं गैब्रियल आमंड। देखिए आमंड यानी जी आमंड या गैब्रियल आमंड। जी आमंड ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान में राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग किया था और इस शब्द को शुरू करने का श्रेय या आविष्कार करने का श्रेय भी आमंड को है। आमंड ने 1956 के जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में प्रकाशित अपने लेख कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में प्रकाशित राजनीतिक उपप्रणाली और उससे जुड़ी उपसंस्कृति को स्वतंत्र अध्ययन का विषय बनाया और इनको राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया था। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजनीतिक संस्कृति जो शब्द है वो सबसे पहले इसको शुरू करने का जो श्रेय है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो राजनीतिक संस्कृति गैब्रियल आमंड के द्वारा ये टर्म सबसे पहले यूज किया गया था।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में, देखिए प्रश्न मैं नोट कर दे रहा हूँ, राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण आमंड के द्वारा किया गया था। राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने कौन कौन सी राजनीतिक व्यवस्था को शामिल किया है? आमंड ने किन व्यवस्थाओं को शामिल किया है? किन व्यवस्थाओं को शामिल किया है? तो जब राजनीतिक संस्कृति का विस्तार करते हैं आमंड, तो उसका वो वर्गीकरण भी करते हैं और इसमें उन्होंने जो है राष्ट्रों की राजनीतिक व्यवस्था, भौगोलिक प्रणाली और विकास की प्रवृत्ति के आधार पर कई भागों में बांटा है। तो इसमें पहला जो वर्गीकरण है वो है आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था। दूसरा वर्गीकरण है महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था, यूरोपीय महाद्वीप की राजनीतिक व्यवस्था। तीसरा वर्गीकरण है गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था, गैर पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्था। चौथा वर्गीकरण आपका है आंशिक पूर्व औद्योगिक, आंशिक यानी पार्शियल, पूर्व औद्योगिक यानी प्री इंडस्ट्रियल औद्योगिक व्यवस्था, औद्योगिक व्यवस्था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इनके इतर कभी कभी कुछ और जो है आते हैं। इसके अलावा ये पूछ लिया जाता है कि राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में आमंड ने कौन से राजनीतिक व्यवस्था को शामिल नहीं किया था? तो इसमें सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था या तानाशाही राजनीतिक व्यवस्था, अराजकतावादी राजनीतिक व्यवस्था, इनको आमंड ने अपने राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में शामिल नहीं किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजनीतिक विकास के कौन कौन से साधन हैं? राजनीतिक विकास के साधन कौन कौन से हैं? और ये विकल्प रूप में भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जान लीजिए, राजनीतिक विकास में कई प्रकार के साधन या कई प्रकार के जो कारक हैं वो राजनीतिक विकास को लाते हैं, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? राजनीतिक विकास के अनेक साधन हैं, जैसे ऐतिहासिक अध्ययन, राजनीतिक विकास के समझने के लिए ऐतिहासिक अध्ययन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो राज्य व्यवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी राजनीतिक विकास के साधन हैं। और इसके अलावा राजनीतिक दल, याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये राजनीतिक विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक और साधन हैं। इसके अलावा प्रभावशाली नेतृत्व और जो प्रभावशाली नेता हैं ये भी राजनीतिक विकास को लाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना जो है वो राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथ ही साथ कूटनीतिक दक्षता, ये सभी आप जान लीजिए ये राजनीतिक विकास के कारक या साधनों में शामिल किए जाते हैं। तो आपसे ऑप्शन में इन साधनों में कुछ साधन दे देगा, इसमें से पूछ सकता है कि कौन कौन से राजनीतिक विकास के साधनों में शामिल नहीं हैं या फिर कौन कौन से राजनीतिक विकास के साधन में शामिल कारक हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आधुनिकीकरण और क्षय, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक क्षय यानी जो डीके है, पॉलिटिकल डीके। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और क्षय
के सिद्धांत की धारणा, सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंगटन। याद रखिएगा दोस्तों, आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा हंटिंगटन की है। सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी कृति पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज में तर्क दिया कि राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण में सीधा संबंध नहीं होता है। हंटिंगटन का विचार है कि राजनीतिक विकास का मुख्य लक्षण राजनीतिक व्यवस्था है और इसमें मुख्य बाधा राजनीतिक व्यवस्था से पैदा होती है, जिसको उसने राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की संज्ञा दी है। और हंटिंगटन का कहना है कि राजनीति की मूल समस्या ये है कि किसी देश में जिस गति से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है उसकी तुलना में राजनीतिक संस्थाओं का विकास पीछे रह जाता है, और यदि राजनीतिक सहभागिता और राजनीतिक संस्था निर्माण साथ साथ चल सके तो राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल जो डीके है, लैग है, इसको रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, आसान सा प्रश्न है कि राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत मॉडल या निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेविड ईस्टन। आसान सा प्रश्न है, आप जानते भी होंगे। दोस्तों, डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश में मांग और समर्थनों को शामिल करते हैं। मांग को ईस्टन ने शासकों को संबोधित जो आकांक्षाएं या अपेक्षाएं कहा है। ईस्टन के द्वारा निवेश यानी इनपुट का दूसरा पक्ष समर्थन माना गया है और समर्थन राजनीतिक वस्तुओं की तरफ अभिमुखी होते हैं। ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण घटक निर्गत होते हैं। निर्गत दो प्रकार से होते हैं, एक तो सत्तात्मक या आधिकारिक निर्गत और दूसरे प्रकार के निर्गत सह या संबद्ध निर्गत होते हैं। तो याद रखिएगा, पॉलिटिकल सिस्टम एनालिसिस में इनपुट आउटपुट जो अप्रोच है वो डेविड ईस्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक पुस्तक है, आप देखिए, बार बार पूछा गया है, एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट। ये प्रश्न है कि एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? तो ये तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण लेखक और विचारक हैं जीन ब्लांडेल की कृति है एन इंट्रोडक्शन टू कंपेरेटिव गवर्नमेंट। अगले प्रश्न पर आते हैं। राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में, यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? पहले हमने पढ़ा कि राजनीतिक विकास के तत्व या कारक कौन कौन से हैं। तो एक प्रश्न है, राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक तत्व के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी होती है? निर्माणक भूमिका। तो जानते हैं, इसी के आधार पर जो प्रश्न आएंगे आप उनका जो है प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मूल्य और विश्वास की। मूल्य और विश्वास की भूमिका राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सर्वाधिक होती है।
तो याद रखिएगा, मूल्य विश्वास यानी मूल्य अभिवृत्तियाँ, अभिविन्यास जो हैं वो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके माध्यम से उनकी प्रकृति और उनके द्वारा होने वाले कार्यों के प्रति विश्वास का होना जरूरी है और वह अपने मूल्यों के प्रति भी जागरूक होते हैं। तो याद रखिएगा, राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो मूल्य और विश्वास की होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सामाजीकरण का जो राजनीतिक सामाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखिएगा, एक विचारक हैं राजनीतिक सामाजीकरण की सबसे पहले जो शब्द है इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये विचारक हैं हेमन, एच हेमन। और इनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और ये पुस्तक 1959 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, राजनीतिक सामाजीकरण की शब्दावली जो है ये सबसे पहले प्रयोग जो है हर्बर्ट हेमन के द्वारा किया गया था, हर्बर्ट हेमन के द्वारा। और इसी टॉपिक पर इनकी पुस्तक है जो है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। याद रखिएगा दोस्तों कि राजनीतिक मूल्य और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरण होता है वो राजनीतिक सामाजीकरण कहलाता है। राजनीतिक सामाजीकरण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक मूल्य और संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण ये राजनीतिक सामाजीकरण कहलाता है। तो याद रखिएगा, राजनीतिक सामाजीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट हेमन के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, जीवन पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है, इसका जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है ये राजनीतिक सामाजीकरण कहता है। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में कई संस्थाएं होती हैं, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन, ये सभी राजनीतिक सामाजीकरण के कारक या राजनीतिक सामाजीकरण के साधन हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा राजनीतिक सामाजीकरण का अभिकरण या साधन है या फिर कौन सा राजनीतिक सामाजीकरण का अभिकरण और साधन नहीं है। तो याद रखिएगा, राजनीतिक सामाजीकरण के जो अभिकरण हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की होती है, उसके बाद आस पड़ोस की होती है, शैक्षिक संस्थान जो है राजनीतिक सामाजीकरण के महत्वपूर्ण अभिकरण हैं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं जो हैं, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं, इसके अलावा दल, राजनीतिक दल, सरकारी प्रक्रिया और देखिए जनसंचार के साधन, ये सभी राजनीतिक सामाजीकरण के अभिकरण हैं। तो याद रखिएगा, घर, परिवार, आस पड़ोस, शैक्षणिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रतीक, सामाजिक संस्थाएं और जनसंचार के साधन ये राजनीतिक सामाजीकरण के प्रमुख साधन हैं। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया है, एक पुस्तक है ए सिस्टम एनालिसिस
ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ ये पुस्तक डेविड ईस्टन के द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा, डेविड ईस्टन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और इसी तरह एक और पुस्तक की बात करते हैं। देखिए, सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये पुस्तक याद रखिएगा, पूछ सकता है, मर्टन कैप्लान की है। मर्टन कैप्लान ने व्यवस्था सिद्धांत का जो है अवधारणा दी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, तो उनका नाम आता है और उनकी पुस्तक है सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देखिए, एक प्रश्न पूछता है कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण कौन से हैं? तो आपने अभी अभी पढ़ा है, नोट कर दे रहा हूँ। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के कौन से लक्षण हैं? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप जान लीजिए, राजनीतिक विकास का संबंध 3 प्रकार की विशेषताओं से है, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ये तीनों टर्म आप याद कर लीजिएगा जब लुसियन पाई का नाम आएगा और राजनीतिक विकास की जो विशेषताएं आती हैं या लक्षण पूछा जाता है, तो इसमें ये जरूर आएगा, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ये लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण में शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रश्न है, देखिए, तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता क्या है? तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की जो विशेषता है वो क्या है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत दृष्टिकोण था, इसमें जो है ये मुख्य रूप से ऐतिहासिक रूप से तथ्य और मूल्य को परस्पर संबंधित करता है। ये जो है, ये आपके तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण की ये विशेषता नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम में क्या किया जाता था? राजनीतिक संस्था, संगठन और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था। तुलनात्मक राजनीति का जो परंपरागत उपागम है, उसमें राजनीतिक संस्थाएं, संगठन और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता था, और इस अध्ययन के अंतर्गत तथ्यों और मूल्यों के मध्य परस्पर जो तथ्य थे और मूल्य थे, इनके बीच परस्पर संबंध पाया जाता था। इसमें मूल्यों और आदर्शों की अधिकता पाई जाती थी और तथ्यों की न्यूनता पाई जाती है।
और आप जान लीजिए, जब प्लेटो ने अपने समय में एथेंस और स्पार्टा पद्धति की शिक्षा पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी शिक्षा पद्धति प्रस्तुत किया, तो वो अध्ययन मूल्यात्मकता से ओतप्रोत था, किंतु तथ्य रहित नहीं था। तो याद रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति का परंपरागत दृष्टिकोण ये राजनीतिक संस्थाओं, संगठनों और सरकारों के केवल तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित था और इसमें तथ्य और मूल्य दोनों को शामिल किया जाता था। सबसे पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, किस विचारक ने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच दिया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप जान लीजिए, ग्रेबियल आमंड। यहाँ पर इस विचारक का नाम है ग्रेबियल आमंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए, गैब्रियल आमंड दोस्तों, यहाँ पर देखिए, गैब्रियल आमंड ये एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने तुलनात्मक राजनीति, राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने नागरिक संस्कृति पर भी विशेष तौर पर कार्य किया है और आमंड ने राजनीति में संरचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और इसे यंत्रवत दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जी आमंड या गैब्रियल आमंड ने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच प्रस्तुत किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूलतः किस विज्ञान से ली गई है या किस विषय से ली गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से जैविक विज्ञान से ली गई है। जैविक विज्ञान यानी जिसमें जीव और जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। आप जानते भी हैं, डेविड ईस्टन की पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने अपना सिस्टम अप्रोच यानी प्रणाली दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। डेविड ईस्टन ने ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहा जिसमें सभी सामाजिक विज्ञान समा जाएं और आप जान लीजिए कि डेविड ईस्टन ने प्रणाली विश्लेषण की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से जैविक विज्ञान से ली है। जिस प्रकार मानव शरीर की जो विशेषता है वही विशेषता प्रणाली विश्लेषण की है। जैसे मानव शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही इनका मानना है कि समाज की सभी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। मानव शरीर के अंग जिस तरह से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, वैसे ही प्रणाली विश्लेषण में विभिन्न संस्थाएं यानी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका एक दूसरे पर आश्रित हैं और जिस प्रकार मानव शरीर के अंग एक दूसरे से क्रिया करते हैं, वैसे ही राजनीतिक प्रणाली में परस्पर क्रिया होती है। तो याद रखिएगा, डेविड ईस्टन की जो राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा है, ये मूलतः जैविक विज्ञान से ली गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ है। इसमें पूछा गया है कि डेविड ईस्टन का वैचारिक ढांचा कितने चरणों में विकसित हुआ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, डेविड ईस्टन का वैचारिक ढांचा कुल 3 चरणों में विकसित हुआ है। आप याद रखिएगा, डेविड ईस्टन का वैचारिक ढांचा कुल 3 चरणों में विकसित हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें राजनीतिक व्यवस्था में निवेश शामिल है। फिर दूसरा जो चरण है, मांगों का रूपांतरण, याद रखिएगा, ये टर्म भी याद रखिएगा, मांगों का रूपांतरण। और तीसरा जो है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। तो ये 3 चरण हैं डेविड ईस्टन के वैचारिक ढांचा में। दोस्तों, डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो आगत निर्गत कार्य हैं उनका संबंध अधिकारी वर्ग, शासन तंत्र और राजनीतिक समुदाय से होता है और ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में निवेश, मांगे और निर्गत के आधार पर पर्यावरण में अंतःक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, डेविड ईस्टन का वैचारिक ढांचा 3 चरणों में विकसित हुआ है: निवेश, मांगे और निर्गत। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किस विचारक ने
चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनैतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये आप सभी के लिए। किसने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है? तो ये विचारक हैं हेराल्ड लासवेल। हेराल्ड लासवेल ने दोस्तों चार्ल्स मेरियम को राजनीति में जो मनोवैज्ञानिक महत्व है उसके लिए प्रथम राजनैतिक वैज्ञानिक माना है। चार्ल्स मेरियम जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं। लासवेल जो है चार्ल्स मेरियम जो कि शिकागो संप्रदाय से संबंधित थे, उनके शिष्य थे, जो पुरातन राजनीति सिद्धांत के समक्ष एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा हेराल्ड लासवेल ने चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनैतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक कौन हैं? बहुत सारे हमारे साथी जानते भी होंगे। इसके लेखक हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। सैमुअल पी हंटिंगटन ये पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये पुस्तक जो है ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक कौन हैं? तो सैमुअल पी हंटिंगटन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं। इसके अलावा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन यानी सभ्यताओं में संघर्ष या सभ्यताओं का टकराव सैमुअल पी हंटिंगटन की सर्वाधिक चर्चित रचना है। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के कौन से घटक हैं या संघटक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमंड और पावेल के अनुसार दोस्तों राजनीतिक संस्कृति के कौन से घटक हैं? तो यहाँ पर आप देखिए जो संघटक हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। देखिए नोट कर दे रहा हूँ। आनुभविक आस्था और विश्वास, आनुभविक आस्था और विश्वास। दूसरा मूल्य अभिविन्यास, और तीसरा प्रभावी अनुक्रियाएं। तो याद रखिएगा आमंड और पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति के 3 मुख्य घटक हैं: आनुभविक आस्था और विश्वास, मूल्य अभिविन्यास और प्रभावी अनुक्रियाएं। तो ये 3 जो हैं आमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के महत्वपूर्ण घटक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को किस रूप में देखता है। तो किस रूप में देखता है इसको जान लीजिए। एक ऐसी व्यवस्था, ये दृष्टिकोण एक ऐसा सुसंगत रूप में जो है राजनीतिक प्रणाली को देखता है जो अपने वातावरण को प्रभावित करता है और बदले में प्रभावित होता है। यानी ये जो इसका प्रभाव जो है ये प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है।
तो आप जान लीजिए कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक आमंड और पॉवेल हैं। ये दृष्टिकोण राजनीतिक प्रणाली को एक सुसंगत रूप में देखता है जो अपने वातावरण को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती है। तो व्यापकता, अंतर्निर्भरता और अस्पष्ट सीमा इस दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, राजनीतिक ह्रास की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है? तो राजनीतिक ह्रास की अवधारणा जो है इसके विचारक सैमुअल पी हंटिंगटन है। सैमुअल पी हंटिंगटन राजनीतिक विकास से भी जुड़े हैं और इन्होंने राजनीतिक ह्रास या पॉलिटिकल डीके की संकल्पना भी प्रस्तुत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने राजनीतिक ह्रास की अवधारणा का प्रतिपादन भी किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि जैव राजनीति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन हैं? जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? तो ये हैं मिशेल फूको। फूको जो हैं ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। जैव राजनीति की अवधारणा फूको ने प्रस्तुत की है। फूको फ्रांस का प्रमुख विचारक और दार्शनिक था और इसमें ये कहा जाता है कि राज्य की अवधारणा में राज्य की संस्था अपनी बात कैसे मनवाती है। तो याद रखिएगा, जैव राजनीति की अवधारणा के प्रतिपादक मिशेल फूको हैं। अभी अभी हमने पढ़ा भी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन या सभ्यताओं के टकराव की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो सभ्यताओं के टकराव का विचार सबसे पहले हंटिंगटन यानी सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए, कार्ल डायच या कहीं कहीं पर कार्ल ड्यूश आता है। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि कार्ल डायच ने संचार सिद्धांत को किस मॉडल से ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है सूचना और साइबरनेटिक्स मॉडल। सूचना और साइबरनेटिक्स मॉडल से जो है दोस्तों, आप जान लीजिए, सूचना और साइबरनेटिक्स मॉडल से कार्ल डायच ने अपने संचार सिद्धांत को ग्रहण किया है। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत लागू करने का श्रेय प्रोफेसर कार्ल डायच को है। डायच की पुस्तक है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तो याद रखिएगा, कार्ल डायच ने संचार सिद्धांत को सूचना और साइबरनेटिक्स मॉडल से ग्रहण किया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पावेल यानी आमंड पावेल के जो साथी हैं, पावेल के अनुसार जो है राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के 3 स्तर कौन कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पावेल के अनुसार जो है किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति के 3 स्तरों पर आंका जा सकता है। ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो ये 3 स्तर नोट करिएगा। राजनीतिक व्यवस्था स्तर, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, दूसरा है प्रक्रिया स्तर, और तीसरा नीति स्तर। तो ये याद कर लीजिएगा आप। पावेल के अनुसार दोस्तों, राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों पर आंका जा सकता है, राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस विचारक का नाम जल्दी नहीं आता है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा परीक्षाओं के लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस विचारक ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दल, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी है। तो ये विचारक हैं राय सी मैक्रिडिस। राय सी
राय सी मैक्रेडिस। दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक राय सी मैक्रेडिस और वार्ड ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दल हित और नेतृत्व संरचना से संबंधित करके दिया है। अगला प्रश्न है कि सैमुअल पी हंटिंगटन, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने जो अपना विकास, राजनीतिक विकास का जो विश्लेषण किया है, उसमें उन्होंने एक टर्म लोकतंत्रीकरण की लहर के रूप में दिया है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन ने लोकतंत्रीकरण की लहर विश्लेषण में भारत को कहाँ स्थित माना है? इसमें आपसे पूछा जाता है पहले लहर में, दूसरे लहर में, तृतीय लहर में या चतुर्थ लहर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतंत्रीकरण की लहर में भारत जो है ये द्वितीय लहर में आता है, सेकेंड वेव में। कैसे द्वितीय लहर में? तो जब हंटिंगटन लोकतंत्रीकरण की लहर का विश्लेषण करते हैं तो जो पहला लहर है ये 1892 से 1942 तक मानते हैं। द्वितीय लहर या सेकेंड वेव जो है ये 1960 के दशक तक जारी रही है, 1942 से 1960 के दशक तक। और जो थर्ड वेव है या तीसरी लहर की शुरुआत ये 1974 में हुई है। तो भारत इस तरह से लोकतंत्रीकरण की लहर में द्वितीय लहर में आता है। अगला प्रश्न है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक कौन है? किस विचारक की कृति है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का पतन। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी जो है इसके लेखक अल्फ्रेड कोबेन हैं। कहीं कहीं इनको ऐसे कोबा भी आता है, अल्फ्रेड कोबा, तो कोबन को कोबा हो जाता है। अल्फ्रेड कोबेन दोस्तों डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक हैं। इसमें उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की बात की है और कहा है कि तथ्यों पर अत्यधिक जोर और तथ्यों की सिद्धांत से असंबद्धता और जो है न्यूनकारी व्याख्या या वैचारिक अपचयवाद के परिणामस्वरूप राजनीतिक सिद्धांत ये पतन की ओर उन्मुख है। तो याद रखिएगा डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के लेखक अल्फ्रेड कोबेन हैं। एक और प्रश्न है कि दोस्तों डेविड एप्टर का नाम किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा डेविड एप्टर का नाम राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। डेविड एप्टर जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण से संबंधित विचारक हैं और राजनीतिक आधुनिकीकरण का जिक्र डेविड एप्टर द्वारा अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में किया गया है। इसका अर्थ है कि परंपरागत समाज का राजनीतिक सामाजिकरण और राजनीतिक संस्कृति में विकास से आधुनिक विशेषता रूपी समाज की ओर जाना है। पहले जो आधुनिकीकरण था ये यूरोपीय देशों से जुड़ी थी, बाद में इसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों तक विस्तारित किया गया। तो याद रखिएगा डेविड एप्टर का नाम राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संचार सिद्धांत का जनक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी अभी हमने इनके बारे में चर्चा की है। कार्ल डायच। दोस्तों याद रखिएगा कार्ल डायच संचार सिद्धांत के जनक हैं। इस सिद्धांत में ये माना जाता है कि सूचनाओं के आदान प्रदान में जो संचार के साधन हैं उनका प्रयोग और उसके माध्यम से संचार को प्रभावी बनाने पर इसमें बल दिया जाता है और संचार किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति का महत्वपूर्ण अवयव है। कार्ल डायच की पुस्तक है द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। नर्व्स यानी जो शिराएं हैं या जो हमारा तंत्रिका तंत्र का जो भाग है गवर्नमेंट के, जो नर्व्स हैं, ये वो जो है इसको उन्होंने संचार से जोड़ा है। द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट ये मॉडल संचार सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल डायच के द्वारा लिखी गई है। एक और प्रश्न पूछा गया है
कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है, यानी किस गतिविधि या प्रक्रिया से है। इसमें पूछ लिया जाएगा कि राज्य की उत्पत्ति से है, राज्य की कार्यविधि से है, राज्य के उद्देश्य से है या राज्य के भविष्य से। तो आप जानते हैं कि तुलनात्मक राजनीति में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत जो है आमंड और पावेल के द्वारा दिया गया है और ये राज्य की कार्यविधि से संबंधित है। राज्य की कार्यविधि से संबंधित है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, नव संस्थावाद किस पर बल देता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नव संस्थावाद किस पर बल देता है। तो आप जान लीजिए कि नव संस्थावाद जो है ये संस्थाओं पर बल देता है। यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ, संस्थाओं पर, न कि संस्थाओं पर बल देता है, न कि व्यक्तियों पर। और संस्थावाद किस पर बल देता था, तो याद रखिएगा, संस्थावाद व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए तथा शांति कायम रखने के लिए व्यक्तियों पर बल देता था। जो संस्थावाद या इंस्टीट्यूशनलिज्म था ये व्यक्ति और समाज कल्याण के लिए तथा शांति कायम करने के लिए व्यक्तियों पर विशेष बल देता था। नव संस्थावाद जो है, नव संस्थावाद ये आप जान लीजिए कि ये संस्थाओं पर बल देता है, न कि व्यक्तियों पर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।